तो आज बचे हुए क्वेश्चंस आर इन्वायरमेंट से डिस्कस करते हैं। कुछ क्वेश्चंस पॉल्यूशन से रिलेटेड ज़रूर पूछे जा सकते हैं। इस कैटेगरी में फर्स्ट क्वेश्चन है, बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल्स कॉज ग्रेट इन्वायरमेंटल कंसर्न, मेंशन द कंसिक्वेंसेस ऑफ कंबशन ऑफ फॉसिल फ्यूल्स। तो फॉसिल फ्यूल्स मतलब कोल एंड पेट्रोलियम, और उनके जलने से एयर पॉल्यूशन होता है, ये बात हम जानते हैं। हाँ, हमें एक बेसिक आइडिया होना चाहिए कि कोल पेट्रोलियम जो होता है उनके अंदर ट्रेसेस ऑफ सल्फर एंड नाइट्रोजन भी होते हैं, जो जब जलते हैं एट द टाइम ऑफ कंबशन वो ऑक्सीजन के साथ में कंबाइन होकर के और ऑक्साइड्स बना देते हैं सल्फर और नाइट्रोजन के, विच आर एक्चुअली एक्सट्रीमली पॉइजनस गैसेस, जो कि एयर पॉल्यूशन के लिए रिस्पॉन्सिबल है ना। तो बेसिकली ये जो फॉसिल फ्यूल होता है, इनके एनवायरमेंटल कंसर्न्स की बात करनी है इनसे रिलेटेड, और फिर उनके कंसिक्वेंसेस क्या होंगे ये बात बतानी है। तो सबसे पहली बात कि ईच कंबशन नेसेसरीली प्रोड्यूस कार्बन डाइऑक्साइड विच इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर ग्रीन हाउस इफेक्ट दैट लीड्स टू ग्लोबल वार्मिंग। कार्बन डाइऑक्साइड इज़ अ ग्रीन हाउस गैस। पेट्रोलियम जलाओ या कुछ भी जलाओ, किसी भी टाइप का कंबशन हो, उसमें CO2 तो बनेगी ही, और जब कार्बन डाइऑक्साइड बनती है तो एज अ रिजल्ट ऑफ दैट, अब कार्बन डाइऑक्साइड इज़ अ ग्रीन हाउस गैस। आपको पता है कि ग्रीन हाउस जो है वो ग्रीन हाउस इफेक्ट का मतलब ये है कि अर्थ के चारों तरफ कार्बन डाइऑक्साइड की इस तरह की शील्ड बन जाएगी कि वो सनलाइट को अंदर आने देगी, लेकिन सन की हीट रेडिएशन को बाहर नहीं जाने देगी। हाँ, इट विल नॉट अलाउ द हीट टू गेट रेडिएटेड बैक आउटसाइड। तो मतलब वो उसको अंदर ही रख लेती है। कार्बन डाइऑक्साइड की कंसंट्रेशन अगर बढ़ती है, या ग्रीन हाउस गैसेस लाइक मीथेन, इनकी कंसंट्रेशन बढ़ती है एटमॉस्फेयर में, तो फिर ग्लोबल वार्मिंग बढ़ जाती है। हीट अंदर ही रुक जाएगी तो ग्लोबल वार्मिंग हो जाएगी। फॉसिल फ्यूल्स हैव ट्रेसेस ऑफ सल्फर एंड नाइट्रोजन विच अपॉन कंबशन फॉर्म ऑक्साइड्स ऑफ सल्फर एंड नाइट्रोजन विच आर पॉइजनस गैसेस एंड मे लीड टू एसिड रेन। ये जब क्लाउड्स तक पहुंच जाएंगे तो वहाँ पर ये एसिड रेन के लिए रिस्पॉन्सिबल हो सकते हैं। In most of the cases, combustion of fossil fuels is incomplete combustion which emits out suspended particulate matter। SPM भी एयर पॉल्यूशन के लिए रिस्पॉन्सिबल है, और इससे कई तरह की रेस्पिरेटरी डिजीजेस हो सकती है। तो these are the consequences of burning of fossil fuel। छोटा सा क्वेश्चन देखिए, एट वन ट्रॉफिक लेवल एन एवरेज ऑफ 10% ऑफ एनर्जी टेकन इन is turned into its own body and make available for the next level of consumers। मतलब जो प्रोड्यूसर होगा वो 90% जो है वो कहीं यूज़ कर लेगा अपने खुद के लिए, और केवल 10% ऑन एन एवरेज अगली जो प्रोड्यूसर्स, अगले जो कंज्यूमर्स हैं उनके ट्रॉफिक लेवल को पास कर देगा। तो क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि व्हाट हैपन्स टू द रेस्ट 90% ऑफ एनर्जी, वो कहाँ चली गई। तो वही हमने बताया कि द रेस्ट 90% ऑफ एनर्जी इज यूटिलाइज्ड बाय द ऑर्गेनिज्म इटसेल्फ इन द प्रोसेस रिलेटेड टू ग्रोथ एंड मेंटेनेंस थ्रू आउट इट्स लाइफ स्पैन। नेक्स्ट लेवल पे 10% जा रहा है, बाकी 90% उसके खुद के सर्वाइवल में काम आ रहा है। इतनी सी बात है। हाउ डज माइनिंग डिस्टर्ब इकोलॉजिकल बैलेंस। माइनिंग मतलब हम कुछ मिनरल्स के लिए, कभी कभी सिर्फ पत्थर के लिए ही, कभी कभी स्पेशल टाइप के मार्बल जैसी किसी चीज़ के लिए भी हम माइनिंग करते हैं, मतलब ज़मीन खोदते हैं, और ज़मीन खोद करके जो भी यूज़फुल सब्सटेंसेस होते हैं उनको बाहर निकालते हैं। तो ये माइनिंग प्रोसेस किस तरह से इकोसिस्टम को या इकोलॉजिकल बैलेंस को डिस्टर्ब करती है वो हमको बताना है। इसके बी पार्ट में क्वेश्चन थोड़ा अलग टाइप का है। मेंशन 2 एग्जांपल्स ईच ऑफ बायोटिक एंड एबायोटिक कंपोनेंट्स ऑफ इकोसिस्टम। तो बी पार्ट तो सिंपल है। फर्स्ट पार्ट जो है उसमें देखें कि माइनिंग प्रोसेस डिस्ट्रॉयज द हैबिटेट ऑफ वेरियस लिविंग ऑर्गेनिजम्स एंड ऑल्सो ब्रेक द फूड चेन्स ऑफ अ गिवन इकोसिस्टम। जब आप किसी इकोसिस्टम में कुछ इस तरह की एक्टिविटी करोगे कि हो सकता है आपको बहुत सारे पेड़ ही काटने पड़ जाएं। पेड़ काटेंगे तो उन पर डिपेंडेंट लिविंग ऑर्गेनिजम्स या तो मर जाएंगे या तो माइग्रेट कर जाएंगे टू द अदर प्लेसेस जो उन ट्रीज़ पर डिपेंडेंट हैं।
तो माइनिंग करेंगे तो डेफिनेटली एक बड़े एरिया में पेड़ों को भी काटना पड़ सकता है, और क्योंकि खुदाई करनी है ना, वहाँ का पूरा सॉइल स्ट्रक्चर सब कुछ डिस्टर्ब हो जाएगा। तो दिस रिजल्ट्स इनटू डिसरप्शन इन द एनर्जी फ्लो विच मे कम्प्लीटली और पार्शियली डिस्ट्रॉय द इकोसिस्टम। छोटा क्वेश्चन इस तरह का आता है तो शॉर्ट में आंसर इस तरह से लिखोगे आप। यहाँ देखो बायोटिक एबायोटिक के केवल एग्जाम्पल पूछे हैं, फ्लोरा एंड फौना, साथ में माइक्रो ऑर्गेनिज्म भी ऐड कर लें। ये बायोटिक टेम्परेचर, रेन, विंड एंड ह्यूमिडिटी आप लिख सकते हो, दीज आर द एबायोटिक फैक्टर्स। Now there is a question, what is the impact of garbage on the environment? हाँ, जो वेस्ट हम फेंकते हैं, हम गार्बेज बोलते हैं उसको, तो वो गार्बेज जो है उसका इन्वायरमेंट पर क्या इम्पैक्ट पड़ता है। तो यहाँ हम जो आंसर लिख रहे हैं वो इस तरह से लिख रहे हैं कि गार्बेज जो है वो दो तरह का है, बायोटिक एबायोटिक। तो बायोटिक का इम्पैक्ट अलग तरह का, एबायोटिक का अलग तरह, बायोटिक एबायोटिक नहीं सॉरी, बायोडिग्रेडेबल एंड नॉन बायोडिग्रेडेबल की बात हो रही है। तो दो तरह का गार्बेज है या दो तरह का वेस्ट है। बायोडिग्रेडेबल वेस्ट वो अलग तरह का इम्पैक्ट डालता है एनवायरनमेंट पे। किस तरह का इम्पैक्ट डालेगा, वो डीकम्पोज हो रहा है, उसके डीकम्पोजिशन से ग्रीन हाउस गैसेस लाइक कार्बन डाइऑक्साइड एंड मीथेन निकल रही हैं जो कि ग्लोबल वार्मिंग को सपोर्ट करती हैं। ऐसे ही जब वो डीकम्पोज हो रहा है उस समय बहुत सारी उसमें से स्मेल आ रही है, बहुत स्टिंक कर रहा है वो, तो वहाँ का पूरा एकदम वहाँ का पूरा एरिया जो है वो स्टिंकिंग हो जाता है। नॉन बायोडिग्रेडेबल अलग तरह का प्रॉब्लम करता है, वो ज़मीन में मिट्टी के नीचे जम जाएगा, परकोलेशन ऑफ रेन वाटर को रोक लेगा, फिर वो नीचे ग्राउंड वाटर में जा नहीं पाएगा, तो वाटर टेबल डिप्लीशन हो जाएगा। या हम उसे जलाएंगे तो हार्मफुल गैसेस जाएंगी, सॉइल का कंपोजिशन वो बिगाड़ देगा, क्योंकि सॉइल में इस तरह के केमिकल्स, इस तरह के पॉलीमर्स नहीं होते हैं, वो सॉइल का ओवरऑल कंपोजिशन बिगाड़ देगा। अगर कोई एनिमल उसको खा लेगा तो वो भी या तो मर सकता है, मतलब एनिमल को भी फैटल हो सकता है, एनिमल के लिए भी। तो ये सब जो रीज़न्स हैं ये हमको यहाँ पे बताना है। तो कैसे आंसर लिखेंगे, अ गुड अमाउंट ऑफ गार्बेज इज जनरेटेड एवरी डे विच मे कंसिस्ट बोथ बायोडिग्रेडेबल एज वेल एज नॉन बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंसेस। नंबर 1, इम्पैक्ट ऑफ बायोडिग्रेडेबल वेस्ट, it stinks, giving bad odor all around the area, and during its decomposition greenhouse gases like carbon dioxide and methane are generated which cause global warming। हम बात कर चुके हैं इसके बारे में। impact of non biodegradable waste, number 1, it leads to soil pollution by changing the soil composition। It blocks the percolation of rainwater to the water table। वाटर टेबल मतलब द अपर लेयर ऑफ अंडरग्राउंड वाटर, तो उसमें रेन वाटर को पहुंचने नहीं दे रहा क्योंकि ब्लॉक कर दे रहा है। रिजल्ट्स इन डिप्लीशन ऑफ वाटर टेबल, वाटर टेबल धीरे धीरे नीचे चली आएगी। इट बर्न्ट, इफ बर्न्ट, अगर उसे जलाया गया, हार्मफुल पॉइजनस गैसेस आर रिलीज्ड विच पॉल्यूट द एयर। इफ ईटन बाय animals can be fatal and it may clog the drains, ये drains को भी block कर देता है। These are the impacts, ये जो कि environment पर directly और indirectly डालता है। Next question देखें, what practices we can follow to change our lifestyle so that there is less waste generation। एक बात का ध्यान रखो कि अगर हम waste generation की बात कर रहे हैं, हम सबसे ज़्यादा जिस टाइप के वेस्ट से परेशान हैं वो नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट होता है। तो उसके ऊपर टारगेट रहता है कि नॉन बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंसेस को किस तरह से मिनिमाइज़ किया जाए, किस तरह से बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंसेस का यूज़ प्रमोट किया जाए, वो सब बातें यहाँ पर बुलेट पॉइंट्स में आना चाहिए। तो नंबर 1, वी कैन start using only those materials which are sold in biodegradable packaging such as paper, coir, jute, etc.
है ना, ये सब बायोडिग्रेडेबल है। तो जो इसमें पैक होकर के मिले सिर्फ वही खरीदो और वो चीज़ें मत खरीदो जो प्लास्टिक पैक्ड है, इग्नोर करना शुरू करो उसको। वी कैन सेग्रीगेट वेस्ट इनटू रिसाइक्लेबल एंड नॉन रिसाइक्लेबल पार्ट्स बिफोर डिस्पोजल। हम पहले से अगर उनकी सॉर्टिंग कर देंगे तो जो रिसाइक्लेबल है उसे सही जगह तक पहुंचने में हमारी तरफ से कुछ हेल्प मिलेगी। Then we can reuse many things like plastics, glass articles which are non-biodegradable। आपने देखा होगा कि बहुत सारी प्लास्टिक बॉटल्स होती हैं या ग्लास बॉटल्स होती हैं, उसको हम अलग अलग चीज़ों में, कुछ प्लांट्स उगा लेते हैं किसी में, किसी से कुछ डेकोरेटिव बना लेते हैं, कोई उसमें बल्ब लगा लेता है, कुछ भी डेकोरेटिव बनाने के लिए ये रीयूज़ हो जाती है। रीयूज़ करना अच्छा है क्योंकि उसमें कोई एनर्जी भी नहीं लग रही है। फिर वी कैन स्टॉप परचेसिंग नॉन इसेंशियल थिंग्स हैविंग नॉन बायोडिग्रेडेबल कंटेंट, जिसमें नॉन बायोडिग्रेडेबल कंटेंट हो। ऐसी बहुत ज़्यादा इसेंशियल चीज़ें नहीं हैं, जैसे कि कुछ टॉयज़ टाइप की चीज़ हैं, कोई ऐसी चीज़ें जो सिर्फ डेकोरेटिव है, इसेंशियल नहीं है, उसके बिना आपकी लाइफ नहीं रुक रही। तो ऐसी सब चीज़ों के लिए आप, नॉन इसेंशियल चीज़ों के लिए ये ध्यान रखें कि अगर उसमें नॉन बायोडिग्रेडेबल कंटेंट हो तो उसे ले ही ना। व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ डिस्पोजेबल पेपर कप्स ओवर डिस्पोजेबल प्लास्टिक कप्स। अब एक बात तो हमको क्लियर ही है कि जो प्लास्टिक वर्सेस पेपर की बात जब भी आती है तो प्लास्टिक इज़ नॉन बायोडिग्रेडेबल, जबकि पेपर इज़ नॉट। पेपर जो है वो नॉन बायोडिग्रेडेबल नहीं है, वो बायोडिग्रेडेबल है। हाँ, प्लास्टिक इज़ नॉट अ बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंस। पहली बात तो यही है। हाँ, दूसरी बात ये कि अगर हम हॉट बेवरेजेस जैसे टी, कॉफ़ी हम कंज्यूम करते हैं प्लास्टिक कप में, तो प्लास्टिक कप से कुछ हार्मफुल सब्सटेंसेस इस हॉट टी का या हॉट कॉफ़ी का पार्ट बन के हमारी बॉडी में एंटर कर सकते हैं, विच कैन बी हार्मफुल फॉर द हेल्थ। तो पेपर इज बायोडिग्रेडेबल while plastic is not. Moreover, plastic may have certain material which may mix with hot tea or coffee and cause harm to our health in long run. सिंपल बात है। Now very important question, लास्ट क्वेश्चन देखें, ये आपकी NCERT का ही क्वेश्चन है। Will the impact of removing all the organisms in a trophic level for different will the impact of removing all the organisms in a trophic level be different for different trophic levels? Can the organism of any trophic level be removed without causing any damage to the ecosystem? हाँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब हम देखें कि अगर हम डिफरेंट लेवल्स की बात कर रहे हैं कि वहाँ से सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स को हटा दिया जाए तो क्या होगा, तो हम बारी बारी से सबकी बात हमें करना पड़ेगी और अज्यूम करना पड़ेगा कि अगर ये हट गए तो क्या होगा, प्लांट ही नहीं रहे तो क्या होगा, प्लांट के बाद जो हर्बीवोर्स हैं वो ही नहीं रहे तो क्या होगा, कार्निवोर्स हैं तो, या डिकम्पोजर्स हट गए हैं तो क्या होगा। ये सब बातें यहाँ पे लिखनी है। तो इनको ऐसे बुलेट पॉइंट्स में लिखो। रिमूविंग प्रोड्यूसर्स, हर्बीवोर्स विल नॉट बी एबल टू सर्वाइव। अगर प्लांट्स चले जाएंगे तो प्लांट्स को खाने वाले सर्वाइव नहीं कर पाएंगे, मतलब या तो वो मर जाएंगे और या तो वो माइग्रेट करेंगे अपने फूड की सर्च में कहीं और जाके। हाँ, इकोसिस्टम वुड कोलैप्स। अगर हर्बीवोर्स भी नहीं रहेंगे, प्रोड्यूसर्स भी नहीं रहेंगे तो इकोसिस्टम कोलैप्स हो जाएगा। रिमूविंग हर्बीवोर्स, अगर आप सिर्फ हर्बीवोर्स को हटाओगे, प्लांट्स को रहने दोगे, तो प्रोड्यूसर्स यानी प्लांट्स वुड ग्रो विदाउट अ कंट्रोल एंड कार्निवोर्स वुड आइदर माइग्रेट और डाई। ठीक है, क्योंकि कार्निवोर्स अपने फूड के लिए डिपेंडेंट हैं हर्बीवोर्स पे। अगर हर्बीवोर्स नहीं रहे तो कार्निवोर्स फिर वहाँ पे नहीं रह सकते, उन्हें फूड नहीं मिलेगा। रिमूविंग कार्निवोर्स, कार्निवोर्स को अगर आपने रिमूव कर दिया तो हर्बीवोर्स विल इंक्रीज टू अनसस्टेनेबल लेवल्स। इतने सारे हर्बीवोर्स हो जाएंगे कि उसके बाद क्या होगा, आफ्टर दैट जो
हर्बीवोर्स ने सब प्लांट्स को खाना शुरू कर देंगे, अगर वो आउट नंबर हो गए, प्लांट से भी ज़्यादा हो गए, तो फिर धीरे धीरे ओवर ग्रेजिंग जैसी प्रॉब्लम हो जाएगी और किसी एरिया में पता चलेगा कि प्रोड्यूसर्स ही कम हो गए या ख़त्म हो गए। रिमूविंग डीकम्पोजर्स, वेस्ट मटीरियल एंड एनिमल डेड रिमेन्स वुड पाइल अप, जिनको वो डिकम्पोज करते हैं माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, वो इकट्ठा हो जाएंगे। एंड न्यूट्रिएंट्स वुड नॉट बी अवेलेबल टू द प्रोड्यूसर्स। जब माइक्रो ऑर्गेनिजम्स सब्सटेंसेस को एलिमेंट्री फॉर्म में कन्वर्ट कर रहे होते हैं तो वो एलिमेंट्स जो हैं वो माइक्रो इसेंशियल्स की तरह से रूट्स के बीच में सॉइल के अंदर आ जाते हैं। तो प्लांट्स को इसेंशियल एलिमेंट्स ऐसे ही मिल जाते हैं। अगर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को या डिकम्पोजर्स को आप हटा दोगे तो फिर फूड नहीं मिलेगा, ये वाले न्यूट्रिएंट्स नहीं मिलेंगे जो कि प्लांट्स को मिल जाते हैं। सम और दी अदर डैमेज, इसके बाद अपन ने अलग पैराग्राफ में लिखा है कि सम और दी अदर डैमेज वुड बी कॉज्ड टू द इकोसिस्टम इफ द ऑर्गेनिजम्स ऑफ एनी ट्रॉफिक लेवल आर रिमूव्ड। However, impact of removing producers and decomposers would be severe as whole ecosystem can collapse। हाँ, पूरा इकोसिस्टम कोलैप्स हो सकता है। ठीक है, तो ये क्वेश्चंस थे आर एनवायरनमेंट के। तो बाय दिस टाइम हमने आपके टर्म 2 सिलेबस के जितने भी क्वेश्चंस थे, यानी जितने भी चैप्टर्स थे, उनके सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को आपको आंसर क्वेश्चन की फॉर्म में डिक्टेट करा दिया है या आपके साथ डिस्कस कर दिया है। अब आप इसको यूज़ करो, लिख लिख के इसकी प्रैक्टिस करो। कल से पुराने बोर्ड के पेपर्स के क्वेश्चंस करेंगे। पुराने बोर्ड के पेपर्स में जो रेलेवेंट क्वेश्चन है, जो हमारे अभी काम आने वाले हैं, वो क्वेश्चंस उठाएंगे। ठीक है, तब तक आप सारा सिलेबस एक बार अपनी नज़रों के सामने से निकाल लो। थैंक यू।